वेलकम टू स्टडी क्लासेस। स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ इज अजय मेहरोत्रा। मैं अजय मेहरोत्रा हूँ। हम लोग अपने इस सेशन में गासियस थ्योरम के कुछ बचे हुए पार्ट्स की चर्चा करेंगे। गासियस थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत फ्लक्स और गास की प्रमेय फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कक्षा 12 के छात्रों के लिए। इसी क्रम में जो हमारे पहले के लेक्चर हो चुके हैं उसमें अधिकांश भाग कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, उसको आज हम इस टॉपिक में इस पार्ट्स को जो ये टॉपिक शेष बचा हुआ है उसको हम अपने इस सेशन में इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ ले पाएँ। अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गासियस थ्योरम का जो शेष भाग बचा हुआ है उसकी बात करते हैं और उस क्रम में एक समान रूप से आवेशित गोलीय के कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। एक स्फेरिकल सेल गोलीय कोश यानी खोखला गोला, तो उस पर अगर कोई आवेश एक समान रूप से वितरित है तो यह आवेश कुछ इस प्रकार से व्यवहार करता है कि पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी अगर स्फेरिकल सेल है और उस पर उसको कोई Q आवेश दिया जाता है, प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो वो उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। और इस कोश के लिए हमको 3 बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बाह्य बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर और सतह पर। बाह्य बिंदु ये हो गया, आंतरिक बिंदु कहीं यहाँ होगा और सतह पर स्थित ये बिंदु होगा। स्फेरिकल सेल, ये स्फेरिकल सेल है गोलीय कोश, यानी वो एक गॉसियन पृष्ठ, काल्पनिक बंद पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। यानी आवेशित कोश जो है वो ये है जिसको हम गॉसियन पृष्ठ कह सकते हैं। अब अगर कोई बिंदु इसके पृष्ठ पर स्थित है, पृष्ठ माने ये सतह, तो यहाँ स्थित होगा। अगर बाहर स्थित है तो ये बिंदु P है और अगर भीतर स्थित है तो यहाँ बिंदु होगा। यानी अगर बाहर और भीतर के बिंदुओं के लिए हमको ज्ञात करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके लिए हम उन बिंदुओं से होकर जाने वाला एक काल्पनिक गोलाकार पृष्ठ, काल्पनिक बंद पृष्ठ खींच सकते हैं। और इस प्रकार से जिस बिंदु पर ज्ञात करना है वो बिंदु उस पृष्ठ की सतह पर उपस्थित होगा और फिर उसके लिए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार से अगर एक स्फेरिकल सेल है और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है और अगर कोई बाहरी बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, पहली बात हम करेंगे बाह्य बिंदु पर। बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। 3 बिंदु बताया गया, वो बिंदु बाहर हो सकता है, वो बिंदु भीतर हो सकता है और वो बिंदु पृष्ठ पर यानी सतह पर हो सकता है। तो अगर हम बाहर एक बिंदु मान लें P है और बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जिसकी केंद्र O से दूरी स्मॉल r है। ये दूरी जो है, ये दूरी, इस डिस्टेंस को स्मॉल r कहा गया है। तो अब अगर हम बिंदु P से जाने वाला स्मॉल r त्रिज्या का O केंद्र वाला, उसी केंद्र का एक गॉसियन पृष्ठ खींचें, काल्पनिक बंद पृष्ठ खींचें, तो जो P बिंदु होगा वो उस गॉसियन पृष्ठ के सतह पर स्थित होगा। और बिंदु P पर एक हम स्मॉल क्षेत्रफल की बात करें dA, एक कोई यहाँ क्षेत्रफल ले लिया जाए जिसका क्षेत्रफल का मान हो dA, पृष्ठीय अवयव। तो चूंकि जो वेक्टर dA होता है या जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर होता है, वो पृष्ठ के परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और प्लस Q आवेश कुछ इस तरीके से व्यवहार करेगा जैसे यहाँ स्थित है। तो अगर ये प्लस Q आवेश यहाँ स्थित है केंद्र O पर, ये जो इसके सतह पर वितरित आवेश है इसका जो बिहेव होगा, व्यवहार होगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा कि ये
केंद्र O पर स्थित है। तो अगर केंद्र O पर स्थित है तो धन आवेश है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी ये डायरेक्शन होगा वो बिंदु यानी आवेश से बिंदु की ओर बाहर की ओर दृष्ट होगा, यानी ये वेक्टर ई की दिशा होगी। और यहाँ पर वेक्टर डीए जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगा। तो इस प्रकार से जो वेक्टर डीए है और वेक्टर ई है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। यानी अगर हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो इसका मान हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी बिंदु P पर, जबकि बिंदु P कहाँ स्थित है? बाहर स्थित है। अब अगर हम वेक्टर E तथा वेक्टर dA परस्पर समांतर होंगे, इसलिए BA से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? d phi इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, और इसी को हम लिख सकते हैं E dA cos 0 इसलिए क्योंकि ये दोनों परस्पर समांतर हैं और समांतर होने के कारण इनके बीच का जो कोण होगा वो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से वेक्टर E डॉट वेक्टर dA का मान हो गया E dA cos 0, यानी हम इसको लिख सकते हैं E dA। और इस प्रकार से जो पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो हो जाएगा उसको हम फाई कह सकते हैं, और जब उसको फाई कहेंगे तो फाई बराबर हो जाएगा E और dA का इंटीग्रल, यानी टोटल इंटीग्रल अगर हम इसका कर दें तो इस प्रकार से हमको वैद्युत फ्लक्स मिल जाता है। इसी को हम लिख सकते हैं E dA, और चूंकि पूरे गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई r² होता है, तो ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई r²। ये फाई बराबर हो गया E इंटू 4 पाई r², और फाई का जो मान होता है वो वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत फ्लक्स जो होता है गॉस की प्रमेय के अनुसार Q/ε0 होता है। गॉस की प्रमेय से फाई का मान हम लिख सकते हैं गॉस की प्रमेय से फाई बराबर Q/ε0। ये 2 हो जाएगा, ये 1 तथा 2 से जो E का मान है E इंटू 4 पाई r² बराबर Q/ε0, तो E इक्वल टू 1/4 पाई ε0 Q/r²। ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाता है किसी बिंदु आवेश को अगर हम गॉसियन पृष्ठ के सतह पर वितरित। तो इस प्रकार से अगर कोई बिंदु P गॉसियन पृष्ठ के बाहर स्थित है, स्फेरिकल सेल जो है आवेशित गोलीय कोश है उसके बाहर स्थित है, यानी बाह्य बिंदु P पर अगर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उस बिंदु P के लिए वेक्टर E तथा वेक्टर dA परस्पर समांतर होंगे, यानी dA से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो हमारा होगा वो d phi बराबर E dA हो जाएगा, और इसी को हम लिख सकते हैं फाई बराबर E dA, और dA का मान हो जाता है 4 पाई r², और 4 पाई r² का जब ये यानी dA का जब मान रखेंगे 4 पाई r² तो हमारा ये फाई का मान हो जाता है। गॉस की प्रमेय से फाई बराबर होता है Q/ε0, तो समीकरण 1 और 2 को जब तुलना कर देंगे तो E बराबर 4 पाई E इंटू 4 पाई r² बराबर Q/ε0, यानी E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई ε0 Q/r²। अगर आपने पढ़ा हो इसके पहले, अभी हमने यहाँ एक फार्मूला लिखा था E इक्वल टू 1/4 पाई ε0 Q/r²। वो जो फार्मूला था
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे थे हम। अगर बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, शुरुआत में हमने यहाँ एक सूत्र लिखा था, उसकी चर्चा करें अगर, यही सूत्र था, यानी ये बाह्य बिंदु P के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका व्यवहार कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे ये प्लस Q आवेश इसके केंद्र पर स्थित है। यानी अगर हम किसी स्फेरिकल सेल की बात करते हैं तो स्फेरिकल सेल के लिए किसी बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने पर जो सूत्र हमको प्राप्त होता है उसका मान कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे वो आवेश जो है वो स्फेरिकल सेल के केंद्र को पर स्थित है, क्योंकि ये वही सूत्र है जो पॉइंट चार्ज के कारण उससे किसी r डिस्टेंस पर स्थित किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वही फार्मूला है। तो इस प्रकार से हम स्फेरिकल सेल के बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। अब अगर हम एक ऐसे बिंदु की बात करें जो कोश के पृष्ठ पर स्थित है, यहाँ पर थोड़ा सा काम और हो सकता है। अगर हम आवेश का पृष्ठ घनत्व के पदों में लिखें, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व अगर सिग्मा है तो सिग्मा बराबर Q/A होता है और A की वैल्यू होती है 4πr²। r हमने क्षेत्रफल आपको बताया है, वो त्रिज्या बताई है, गोलीय कोश जो है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr², यानी Q बराबर होगा सिग्मा इंटू 4πr²। तो यहाँ से अगर हम E की वैल्यू देखें तो E का मान इस सूत्र से सिग्मा इंटू 4πr² और अपान 4πε0r², ये 4π कट जाएगा, यानी हो जाएगा सिग्मा अपान ε0 और r/r का होल स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के पृष्ठ घनत्व के रूप में हो जाती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो आवेश के पृष्ठ घनत्व के पदों में हम ज्ञात कर लेते हैं, जबकि यहाँ पर सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व है। तो सिग्मा अगर आवेश का पृष्ठ घनत्व है तो सिग्मा के पदों में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर लेते हैं और हमारा जो फार्मूला प्राप्त होता है E बराबर सिग्मा अपान ε0 कैपिटल R अपान स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से बाह्य बिंदु के लिए ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाती है। अब अगर हम पृष्ठ के बिंदु की बात करें तो जो प्रूफ है वो पूरा वही है, आप बिल्कुल वही लिख सकते हैं, बस अंतर क्या होगा, ये बिंदु यहाँ की जगह यहाँ हो जाएगा। तो जब यहाँ होगा तो जो ये दूरी r है वो कैपिटल R हो जाएगी, यानी ये पूरा प्रूफ यही रहेगा, बस अंतर क्या होगा, यहाँ पर ये कैपिटल R हो जाएगा, यानी ये कैपिटल R हो जाएगा। और जब कैपिटल R हो जाएगा तो यहाँ पर फार्मूला में ये कैपिटल R आएगा, यानी यहाँ कैपिटल R। तो जब कैपिटल R आएगा फिर अगर आप इसको और चेंज करते हैं, सिग्मा के पदों में लिखते हैं, तो सिग्मा बराबर तो यही होगा, यानी ये कैपिटल R बटे स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा, चूंकि ये कैपिटल R ही है। और फिर हमारे पास फार्मूला ये हो जाएगा। तो ये जो पृष्ठ की अगर हम बात करें तो पूरा प्रूफ वही होगा। और यहाँ हम फिर देखें अगर तो जो E का मान आ रहा है वो 1/4πε0 Q अपान कैपिटल R² आ रहा है, यानी जब ये बिंदु यहाँ स्थित है तो इसके लिए जो ये डिस्टेंस होगी वो r हो जाएगी, यानी फिर इसका व्यवहार वही होगा कि जैसे ये प्लस Q चार्ज इसके भीतर स्थित है, केंद्र पर रखा गया है। तो इस प्रकार से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहरी बिंदु पर और पृष्ठ के बिंदु पर ज्ञात कर लेते हैं। बाहरी बिंदु पर और पृष्ठ के बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात हो जाता है। अब एक बिंदु बच रहा है आंतरिक बिंदु पर। अब अगर हम आंतरिक बिंदु की बात करें तो आंतरिक बिंदु अगर है कोई, यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है, तो इस बिंदु के लिए हम अगर देखें तो जो प्लस Q आवेश स्थित है वो प्लस Q बाहर स्थित है। चाहे हम बाहरी बिंदु की बात करते चाहे पृष्ठ पर स्थित बिंदु की बात करते, दोनों के लिए यह आवेश भीतर ही स्थित है। लेकिन जब हम यहाँ गोलीय कोश के स्फेरिकल सेल के भीतर किसी बिंदु की बात कर रहे हैं तो ये बिंदु भीतर स्थित है, इसलिए प्लस Q आवेश बाहर स्थित होगा। और गॉस की प्रमेय आप पढ़ चुके हैं कि अगर कोई आवेश किसी गॉसियन पृष्ठ के बाहर स्थित है तो उस बंद पृष्ठ के लिए जो उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होगा वो शून्य होगा, क्योंकि गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट है कि
किसी बंद गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और चूंकि भीतर कोई आवेश नहीं है इसलिए वैद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा, यानी फाई बराबर 0। फाई बराबर 0 हो गया। और फाई बराबर अभी हमने प्रूव किया था E × 4πr²। तो E की बात करें इसलिए E × 4πr² बराबर 0 हो जाता है और इसलिए E बराबर 0 हो जाता है। तो चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आ रही है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आवेशित गोलीय कोश के भीतर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव 0 होती है। 1 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सवाल 1 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मल्टीपल चॉइस में भी पूछ लिया जाता है बहुविकल्पीय में कि किसी आवेशित गोलीय कोश के भीतर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो उसमें 4 विकल्प दिए होंगे। उसमें एक ये भी होगा कि सभी जगह पर 0 होती है, सभी स्थानों पर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। तो इस प्रकार से हमने एक स्फेरिकल सेल की बात की। स्फेरिकल सेल के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसका भीतरी बिंदुओं के लिए मान 0 होगा पृष्ठ पर, और बाहरी बिंदुओं के लिए जो आवेश होगा वो इस प्रकार से व्यवहार करता है जैसे वो उसके केंद्र पर स्थित है। और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का सूत्र आप पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4πε0 Q/r²। वही फार्मूला यहाँ भी काम करता है। अब हम इसी की सहायता से अगर हम किसी यानी स्फेरिकल सेल की बात की गई, अगर अचालक गोले के कारण बात करें, बिल्कुल यही क्वेश्चन होगा। अचालक गोले की बात करें तो अचालक गोले को जब आवेश दिया जाएगा तो वो भी कुछ इसी प्रकार से व्यवहार करेगा और उसका फार्मूला भी बिल्कुल सेम यही प्राप्त होगा, यानी E बराबर 1/4πε0 Q/r²। और अब अगर हम गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति पढ़ें, गॉस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति, तो अगर हम ये उत्पत्ति पढ़ते हैं कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम की उत्पत्ति गॉस के नियम से, तो चाहे उत्पत्ति कहा जाए या इसी को हम निगमन कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको पहले यहाँ पर एक प्रूफ निकालना होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना होगा। जो प्रूफ अभी हमने किया उसी प्रकार से आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कर लेंगे। बिंदु Q से, तो आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको हम ज्ञात कर लेंगे E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अभी हमने प्रूफ किया था उसी प्रकार से आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक बार गॉस की प्रमेय लगा देंगे, फाई बराबर Q/ε0, और एक बार फाई बराबर E/dA cos 0 लगाकर ये फार्मूला प्राप्त कर लेंगे। अब यदि उस बिंदु पर धन परीक्षण आवेश Q0 हो तो Q0 पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, F बराबर Q0E, और E का मान रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q/r²। और यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम है। तो इस प्रकार से ये कूलाम का नियम हो जाता है। बस इतना नहीं लिखना है, आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। ये प्रूफ अभी हमने बताया है, ये प्रूफ आप करेंगे और उसके बाद आप वैद्युत बल निकाल देंगे। तो इस प्रकार से ये कूलाम का नियम हो जाता है गॉस की प्रमेय की सहायता से। ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। और इसी के साथ आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गासियस थ्योरम जो दूसरा चैप्टर है, हमारे हिसाब से आपके एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम जो है उसके हिसाब से, तो अभी हम इसकी बात कर रहे थे और ये चैप्टर पूरा थ्योरी जो है इसकी कंप्लीट हो रही है। कुछ छात्रों की समस्या है कि वो थ्योरी नोट्स कैसे तैयार करें,
आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम जो बोल रहे हैं उसको आपको सुनते हुए अपने नोटबुक में लिखते रहना है और धीरे धीरे उसको रिप्ले करके जब आप बार बार देखेंगे, बार बार सुनेंगे, तो उसको आप सुनकर थोड़ा सा सुन लिए, फिर थोड़ी देर उसको पास कर दिया गया वीडियो को, फिर लिख लिए, फिर सुने, फिर लिखे। इस तरीके से हम बार बार करके उसको एक बार आप पूरा वीडियो देख लें, फिर उसके बाद पास करते हुए उतारते हुए नोट्स अपना तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण बातें हुई। अब कुछ हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण सवाल हो सकते। तो अगर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो इससे जो महत्वपूर्ण एक सवाल हो सकता है, आपको मुख्य रूप से दो फार्मूले बताए गए। एक वेक्टर E डॉट वेक्टर dA बराबर होता है वैद्युत फ्लक्स फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल वेक्टर A का अदिश गुणा फाई बराबर E डॉट A। तो उस पर एक सवाल हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है गॉस की प्रमेय पर फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0। इसके अलावा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है जो कि एप्लीकेशन है गॉसियस थ्योरम का, और उस पर पूरे क्वेश्चन आप पिछले चैप्टर में यानी कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में कर चुके हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर या सिग्मा के पदों में जो फार्मूले हैं, तो उन पर क्वेश्चन पिछले चैप्टर में हो चुके हैं। तो मुख्य रूप से यही दो क्वेश्चन जो है इस तरीके के आ सकते हैं। एक सवाल ये भी हो सकता है, दिया है कि वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र वेक्टर E बराबर 2I + 4j + 7k में रखने पर पृष्ठ वेक्टर A बराबर 10j से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो अगर हम यहाँ बात करें सॉल्यूशन की, तो 2I + 4j + 7k और वेक्टर A बराबर 10j, इसलिए कुल वैद्युत फ्लक्स की बात की गई फाई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। तो dA की जगह यहाँ A हो जाएगा और 2I धन 4j धन 7k और डॉट 10j। तो यहाँ J वाले का J से गुणा होता है, डॉट गुणा आपको बताया गया है I का I से, J का J से, K का K से गुणा कर देते हैं। I यहाँ नहीं है इसलिए हम I का 0 हो जाएगा, J का J से करेंगे तो 10 × 4 यानी 40 हो जाएगा, और K का K से करेंगे तो K भी नहीं है इसलिए K वाला भी 0 हो जाएगा। माने कुल मिलाकर 4 × 10 यानी हमारे पास 40 मात्रक जो वैद्युत फ्लक्स है वो हो जाता है। तो इस प्रकार से वेक्टर E और वेक्टर dA दिया हो या वेक्टर A दिया हो तो हम वैद्युत फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी वेक्टर E की जगह E दिया होता है, dA दिया होता है या A दिया होता है और थीटा दिया होता है। तो थीटा की डिफिनीशन हम बता चुके हैं कि वेक्टर E और वेक्टर A के बीच का कोण थीटा होता है। अब वेक्टर A क्या है, पृष्ठ पर परपेंडिकुलर है, तो इस तरीके से हम थीटा की वैल्यू पुट करके हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। एक यहाँ सवाल है, एक कूलाम का स्थिर वैद्युत आवेश 8 सेंटीमीटर भुजा के घन के केंद्र पर स्थित है। घन के संपूर्ण पृष्ठ से तथा एक फलक से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो अगर हम इसकी बात करें, बहुत आसान सवाल है। Q बराबर 1 कूलाम लिखा है और गॉस की प्रमेय होती है, गॉस की प्रमेय से पूरे घन से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन 0 और Q का मान 1 हो गया तो 1 बटा एप्सिलॉन 0। आप चाहें तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो इतना भी उत्तर हो सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर ये उत्तर हो जाता है। और घन के 6 पृष्ठ होते हैं, घन के 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। अतः एक फलक से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स ये कितना हो जाएगा, ये फाई डैश होगा और फाई बटा 6 होगा। बटा 6 क्यों हो गया, क्योंकि 6 फलक होते हैं। घन आपने पढ़ा है,
घन हम कुछ भी घन कह सकते हैं, जैसे एक पुस्तक ले सकते हैं। अगर हम एक किताब की बात करें तो इस तरीके से एक किताब की बात करें तो 1 2 3, इधर 4, इधर 5 और इधर 6 फलक होते हैं घन के। या सबसे अच्छा उदाहरण पासा, लूडो खेलने के लिए जो पासा होता है उसको आप देखिए 6 फलक होते हैं। डिब्बा, तो जितने इस तरीके के बॉक्स होंगे वो सब 6 फलक होंगे, तो 6 से भाग दे देंगे, यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/6 एप्सिलॉन 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये सवाल भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। बाकी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ज्ञात करने के लिए आप करते हैं, यानी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर, उसका प्रयोग करके भी हम सूत्र या उसका प्रयोग करके जो सवाल होंगे उनको भी किए जा सकते हैं, वो पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न और महत्वपूर्ण हो सकता है, एक सवाल इसी क्रम में ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर की दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रेखीय आवेश घनत्व की गणना कीजिए। तो यहाँ पर R बराबर दिया है 2 मीटर और जो E का मान है 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम है। तो इस प्रकार से आपको एक फार्मूला बताया गया है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 λ/r। इस सूत्र का जो प्रूफ है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण या अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका व्यंजक स्थापित करना है। ये होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 λ/r। अब अगर हम यहाँ से हमको रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा फाइंड करना है, E की वैल्यू रख दें 4.5 10⁴, ये हो जाएगा 9 × 10⁹, इसका मान आप पढ़ चुके हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 × 10⁹ पढ़ाया जा चुका है पिछले चैप्टर में, और 2 और λ/r की जगह 2, तो ये 2 से कट जाएगा और लैम्डा बराबर लिख सकते हैं 4.5 × 10⁴ बटे 9 × 10⁹। इस प्रकार से अगर हम यहाँ भाग दे देते हैं तो ये 90 हो जाएगा। 45 दूना 90, 1/2 10⁻⁻5, 9 ऊपर जाएगा और इसको हम इतना भी लिख सकते हैं 10/2 × 10⁻⁻6, यानी 5 × 10⁻⁻6 कूलम प्रति मीटर। लैम्डा का जो मात्रक होता है वो कूलम प्रति मीटर होता है, और इसी को हम 5 माइक्रो कूलम प्रति मीटर भी लिख सकते हैं। 10⁻⁻6 हट जाएगा तो ये कूलम की जगह माइक्रो कूलम हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो महत्वपूर्ण सवाल थे कुछ ये हो गए हैं, और इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गासियस थ्योरम। इसके बाद हम वैद्युत विभव की चर्चा करेंगे। जो अगला चैप्टर है वैद्युत विभव की चर्चा हमको करनी है, और प्रयास करेंगे कि जब आपका एग्ज़ाम हो बोर्ड परीक्षा के आसपास, हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है जिसमें हम पूरे चैप्टर की जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो वहाँ पर फिर हम थोड़ा सा समरी रूप में प्रयास करेंगे, एक में नहीं हो पाएगा तो 2 वीडियो में हम इसको एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। तो आप इस सूत्र की सहायता से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी में लैम्डा दिया हो सकता है, E भी फाइंड करने के लिए कह सकता है। इसके बाद वैद्युत विभव की चर्चा करनी है। अगले सेशन में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव की चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरुत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कंटेंट के नोटिफिकेशन, कंटेंट के जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसका बेहतर लाभ ले पाएँ। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को अपने मित्रों में, अपने जानने वालों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। तो अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। फिजिक्स के अगले सेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ हमारी मुलाकात होगी। फिलहाल तब तक के लिए आपका धन्यवाद।